डिस्कस किया हुआ था कि हमारे पास चार्जेस अगर लाइक हैं अनलाइक हैं तो वो फोर्स को फील करेंगे। वो हमारे पास अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है, रिपल्शन का भी फोर्स हो सकता है, वो उनके नेचर पे डिपेंडेंसी को शो करता है, लेकिन वो फोर्सेस को फील करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि इफ़ चार्जेस आर लाइक और अनलाइक दे दे फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, बट इन हाउ मच अमाउंट। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारे पास नीचे एक स्केल लगी हुई है और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ए स्फीयर को बी के पास ला रहे हैं तो बी स्फीयर रिपेल हो रहा है। देखो अट्रैक्शन में फोर्स को मेजर करना बहुत ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और जैसे ही आप इसको इस तरीके से फ्रीली करोगे, फ्री टू मूव करोगे, तुरंत ही आकर के इस तरीके से डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो फोर्स की वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। दैट्स वाई कूलाम ने इसको मेजर किया हमारे पास लाइक चार्जेस में। और किसके थ्रू इसको मेजर किया? ये इन्होंने इसे टॉर्सन बैलेंस के थ्रू मेजर किया। अभी हमारा ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है कि टॉर्सन बैलेंस के थ्रू कैसे इन्होंने इसको मेजर किया। अभी हम लोग बेसिकली इसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कूलाम्स लॉ एंड विच स्टेट्स अबाउट कि हमारे पास भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन तो है, बट इन हाउ मच अमाउंट। अगर आपको उस वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, क्योंकि भाई हमारे पास अगर उसकी क्वांटिटी के बारे में नहीं डिस्कशन होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन अगर क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन नहीं होगा तो चीज़ों को मेजर आप नहीं कर पाओगे। सो हेयर कूलाम्स लॉ के कुछ बेसिक्स हमारे पास पार्ट्स होते हैं। पहला हमारे पास है, इसके पहला हमारे पास है, हमें जो देखने जाना है, जो देखने जा रहे हैं वो हमारे पास है कूलाम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में कुछ चीज़ों को, कुछ टर्म्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस को रिलेट करेंगे। चीज़ों का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर होना भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं क्लियर होगा तो आप फिजिकली चीज़ों को कोरिलेट नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई चीज़ों के बारे में जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रखती है नेचर में, वो समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो पहला हमारे पास स्केलर फॉर्मेट होगा, कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके पार्ट में आएंगे ग्राफिकल पार्ट में, किस तरीके से ग्राफ इक्वेशन बनते हैं, जिनके कुछ फंडामेंटल्स होंगे। उसके लिए हमारे पास अदर लेक्चर्स होंगे, वो आपका फंडामेंटल बैकअप लेक्चर्स होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और थर्ड हमारे पास सेक्शन होगा वेक्टर फॉर्म। इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करते हुए एनसीईआरटी के और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स रेफरेंस के बुक्स के उनको डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के एकेडमिक लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और बेसिकली हमारे पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट लाइक और जेई, ऐसे टाइप के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कूलाम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। देखो भाई नॉर्मल सी चीज़ें आपको तो 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी आप लोगों ने देखा हुआ है, तो हम लोग उसी से बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भाई हमारे पास डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन आती है जो कूलाम ने बताया। ये जो हमारे पास है 1785 के अप्रॉक्स में हमारे पास कूलाम्स ने इसे बताया हुआ था। तो कूलाम्स ने बताया भाई अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of attraction or repulsion between two static point charges। एक यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है हमारे पास static point charges। ये static point charges ही क्यों लिया गया, अभी हम लोग इसके लिमिटेशन में इसको डिस्कस करेंगे। कई सारे टर्म्स हैं तो अभी वो धीरे धीरे हमारे पास क्लियर अप होंगे। अभी इसकी वैलिडिटी, वैलिडेशन और इसकी लिमिटेशंस पे बात करेंगे, तब हम लोग इस पर अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। बहरहाल अभी नॉर्मल तरीके से देखते हैं कि भाई हमारे पास कूलाम्स ने ये बताया कि इफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऑफ स्टैटिक पॉइंट चार्ज, हमने कंसीडर किया हुआ है सिस्टम एक चार्ज का विच कंसिस्ट प्लस Q1 एंड प्लस Q2 चार्जेस विच आर केप्ट एट अ स्मॉल रीजन स्मॉल r। एक हमारे पास भाई पास वो एक सेपरेशन में रखे गए हैं जिनकी डिस्टेंस स्मॉल r है इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपिटल के। क्या होता है ये अभी इसको डिस्कस करेंगे। सो हेयर if two charges, 2 point charges, static point charges Q1 and Q2 are kept at a distance or separation smaller and in a dielectric medium capital K, then the force of attraction or repulsion, that's mean electrostatic force, is defined as। तो फर्स्ट पार्ट में भाई डिस्कस हम लोग करेंगे। देखो ये प्रैक्टिकली हमारे पास अप्रोच होती है, किसी भी फार्मूले को आप फार्मुलेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो चीज़ें अगर हमारे पास होती हैं, दो आपने मैग्नेट ले लिए, अब दोनों मैग्नेट अगर मान लीजिए नॉर्थ और नॉर्थ पोल्स को आप पास ला रहे हो, तो सिंपल सी बात है जैसे जैसे आप पास लाओगे तो हमारे पास क्या होगा, फोर्सेस इंक्रीज होगा। दैट्स मीन कि डिस्टेंस
और फोर्स में वेरिएशन आ रहा है। अगर आपने डिस्टेंस को कम किया तो फोर्स हमारे पास क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे ही अगर आपने डिस्टेंस को दूर दूर किया, डिस्टेंस सेपरेशन बीच में इंक्रीज किया, वेरिएशन में लाए, तो उस सिचुएशन पे फोर्स की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। देखो भाई ये 11th क्लास में हम लोगों ने काफी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास नेचर में दो टाइप के फोर्स होते हैं, कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं और कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं वो सेम टाइप के बिहेवियर को शो करते हैं। दैट्स मीन 11th क्लास में हमने एक ही रीजन पे उनको पढ़ा हुआ था। तो कूलम्ब्स लॉ इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे भाई हमारे पास क्या है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज directly proportional to the amount of or magnitude the product of magnitude of both charges। दोनों चार्जेस का जो हमारे पास प्रोडक्ट है उनके मैग्नीट्यूड का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहाँ पे इस तरीके से मॉड भी लगा सकते हो। मॉड आपको ये डिफाइन करेगा कि भाई आपने इसको कैसे लिया है, इन मैग्नीट्यूड। जब कभी इन मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में बात होगी और अगर आप डायरेक्शन को इंक्लूड करना चाहते हो तो वहाँ पे फिजिकली आप देखोगे कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है, दैट्स मीन रिपल्शन होगा, तो डायरेक्शन फोर्स की यहाँ पे होगी। अब अगर फोर्स की डायरेक्शन आपने बता दिया तो फार्मूले में आपको साइन पुट करने की कोई भी नीड नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, सो अगर आप इसको मॉडल्स को हटा रहा हो तो दैट्स मीन कि आप फार्मूले के थ्रू यहाँ पे उसके डायरेक्शन को बताओगे, तो उससे कोई मैटर नहीं है, आप उसमें मॉडल्स लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इन सेम मैनर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। जो आपके दो चार्जेस हैं भाई, अभी अभी प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा, अगर सेपरेशन को इंक्रीज करते हो तो उस सिचुएशन पे जो हमारे पास फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर सेपरेशन को इंक्रीज कर रहा हो तो फोर्स डिक्रीज होगा, और अगर सेपरेशन को कम कर रहा हो तो फोर्स हमारे पास इंक्रीज होगा। इस तरीके से एक नॉर्मल, एक फिजिकली इन्होंने इस चीज को देखा। देखो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था कि थेल्स ने 600 के अप्रॉक्स में इसी के अप्रॉक्स में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था कि भाई दो चीजों में हमारे पास ड्यू टू फ्रिक्शन, वहां पे हमारे पास चार्जेस जो डेवलप हो रहे हैं उनकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। फिर भाई उसमें रिसर्च चालू हो गई और फिर फाइनली कुछ ऐसा हुआ, गिलबर्ट ने उसके बारे में बताया। तो कई सारी चीजें थी वहां पे हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। बहरहाल अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं और ये कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। सो भाई स्केलर फॉर्म पे ये दो रिजल्ट हमारे पास आए। इन दोनों रिजल्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर इन्वॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जैसे ही आपने इन्वॉल्व किया, सो यहाँ पर आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब भाई कहानी जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है। प्रोपोर्शनलिटी जैसे ही आता है तो हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। हमको उसको रिमूव करने के लिए हम लोग भाई कांस्टेंट वहाँ पे कुछ ना कुछ पर्टिकुलर लाएंगे, और ये कांस्टेंट जो है हम लोगों ने देखा कि डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू भी हम लोग इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। केवल ये किन पे डिपेंड कर रहा है, केवल उसको देख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है ये प्रैक्टिकली ही निकालनी होती है, जिसे कूलम्ब्स ने 1785 के अप्रॉक्स में टॉर्सन बैलेंस के थ्रू निकाला था। ये टॉर्सन बैलेंस क्या होता है ये अभी हम लोगों ने देखा होगा कि वो हमारे डिस्कशन का इतना पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो तो किसी भी लेक्चर में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल हमारे पास जो फोर्स है, वो जो फोर्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। प्रोपोर्शनलिटी को जैसे ही रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा के आता है और ये आ जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बस कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि भाई यहाँ पर ये जो है स्मॉल के, इसकी वैल्यू क्या होगी और ये कैसे इसको रिमूव किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने आ रहे हैं स्मॉल के। फॉर अगर हम लोग एयर की बात करते हैं तो इस स्मॉल के की वैल्यू जो थी वो निकल के आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाय द डेफिनेशन ये वैल्यू ये नहीं थी, वो ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास है 10⁻⁻7 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर, where c is the speed of light which is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हुआ कि वो c आ गया, एक्सपेरिमेंट में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आई थी। इन्होंने बाद में उसको एडजस्ट किया और उसको कोरिलेट करना चाहा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरीके से हमारे पास स्पीड ऑफ
लाइट से कोरिलेट हो रही हैं। वो न्यूमेरिकली वैल्यू देखा तो इन्होंने देखा कि भाई वो सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -7 से हो रहा है। दैट्स मीन ये हुआ कि हमारे पास एक कांस्टेंट, ये तो पहले हमारे पास कांस्टेंट था और इसने एक एप्सिलॉन नॉट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन्स की एयर और वैक्यूम। इसीलिए हम लोगों ने फॉर के की बात करी है, ये हमारे पास के जो है वो एयर के लिए। तो भाई इन्होंने केवल स्पेशली एयर के लिए बताया कि जो भाई के की वैल्यू थी, अभी मीडियम की किसी की बात नहीं है, जिसमें टॉर्शन बैलेंस का एक्सपेरिमेंट किया गया था तो वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर किया गया था, और उसके लिए हमारे पास मीन्स की स्पेस में, तो इन प्रेजेंस ऑफ हमारे पास एयर के लिए हमने इसकी के की वैल्यू 1 ले एप्सिलॉन नॉट आ गया, और इसके एप्सिलॉन एक अनदर हमारे पास कांस्टेंट आया जिसको बोला गया इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बात हमारे पास ये आती है कि भाई ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है। ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई थी ये हमारे पास थी बाय डेफिनेशन, ये जो वैल्यू है वो बाय द डेफिनेशन है, लेकिन बाय थ्योरेटिकल अगर हम लोग बात करते हैं मीन्स कि बाय एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू निकल के आई थी ये हमारे पास फिर वैल्यू मूव हो गई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी की सिंपली वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी और ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 9 × 10 टू द पावर 9। तो हमारे पास दो बातें हैं कि ये बाय डेफिनेशन है, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को कोरिलेट करना चाहा कि किस तरीके से स्पीड ऑफ लाइट को उसको कोरिलेट करें। तो भाई इन्होंने बोल दिया कि जो ये स्मॉल के है, बेसिकली यहाँ पर जो स्मॉल के था जिसको बोला गया हमारे पास ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट या सिंपली कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट। एकेडमिक लेवल पे ये बेसिकली देखा जाता है कि अगर आपसे फोर्स कांस्टेंट कहते हैं और अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो वो स्टिफनेस होता है, F में kx, तो जो k होता है स्प्रिंग में स्टिफनेस, जो बताता है कि कौन स्प्रिंग ज़्यादा कंप्रेस होगी कौन ज़्यादा एक्सपेंड होगी उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे k का जो मेन है वो हमारे पास क्या है, कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट है। सिंपली 12th के सिलेबस में अगर हम लोग केवल 12th की बात कर रहे हैं, आप अगर 11th मूव नहीं कर रहे हो तो इस कूलॉम्स फोर्स कांस्टेंट को सिंपली हम लोग इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट। सो हमारे पास स्मॉल के हुआ फोर्स कांस्टेंट और ये फोर्स कांस्टेंट इक्वल हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर। दैट्स मीन सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो इन्होंने वैल्यू दी थी ये बाय द डेफिनेशन दी थी, चीज़ों को कोरिलेट करना चाहता, लेकिन बाय द एक्सपेरिमेंट जब टॉर्सन बैलेंस के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया और जब उन्होंने वहां पर वैल्यू निकाली तो उसकी वैल्यू उन्होंने निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू 9 × 10 टू द पावर 9। भाई सिंपल है, सी की वैल्यू रख दो, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। हेंस हमारे पास यहाँ पर जो कूलॉम्स लॉ है ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी। इस तरीके से अगर वेरिएबल के फॉर्म पे जा रहा तो आप इसको पुट करोगे, बार बार वैल्यू को क्यों रखोगे। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वैल्यू को अगर आप फॉर एयर के लिए पुट कर रहे हो डायरेक्टली, फॉर एयर के लिए अगर आप डायरेक्टली पुट कर रहे हो तो उस सिचुएशन पे F इक्वल में 9 × 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हमारे पास न्यूमेरिक पर्पस से यूज होने वाला एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग बोल दे रहे हैं भाई ये सेकंड इक्वेशन। अब बात ये आती है कि हर प्लेस पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग क्या उसे एयर में ही करेंगे क्या, तो अगर मीडिया चेंज होता है तो क्या सिचुएशन आती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा जरा ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है इसको थोड़ा जरा और क्लियर कर लेते हैं। देखो बेसिकली नेम से ही लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कौन सा मटेरियल कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रही है। बेसिकली हम लोगों ने पोलराइजेशन में देखा हुआ था कि जब कभी भी अगर एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट करते हो और उसके पास में किसी सब्सटेंस के रखते हो तो वो सब्सटेंस करता क्या है कि इट गेट्स पोलराइज्ड, और वो पोलराइज्ड होने के बाद एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देता है। तो उसी सब्सटेंस की वजह से कि वो भाई कितना अपोज कर रहा है, अपोज दैट्स मीन कि इनवर्सली हो गया, दैट्स वाई एप्सिलॉन नॉट को हमने इनवर्स रखा हुआ है क्योंकि ये इसका अपोज कर रहा है। अगर एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट वैसे तो एयर के लिए कांस्टेंट हो गया लेकिन मटेरियल टू मटेरियल ये चेंज होगा। अब कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है कि वो ज्यादा अपोज कर रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, मीन्स की फोर्स का। देखो सिंपली बात है कि जब कभी भी आप फोर्स किसी यूनिट पर्सन पे लगाते हो, दैट्स मीन यूनिट पर्सन, हमारे लिए भाई पर्सन क्या होगा, फिजिसिस्ट के लिए पर्सन होगा एक पर्टिकुलर चार्ज टू ऑब्जेक्ट, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो वो जो हमारे पास फोर्स लाइंस आ रही हैं ये फोर्स लाइंस एक पर्टिकुलर पर्सन पे लग रही है, एक पर्टिकुलर
ऑब्जेक्ट पे लग रही है या यूनिट चार्ज पे लग रही है, तो यूनिट चार्ज पे, एक चार्ज पे हमारे पास यहाँ पर कितनी फोर्स डेवलप हो रहा है उसको फील्ड बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड लाइंस। दैट्स मीन कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स विच एक्ट अ यूनिट चार्ज, दैट्स मीन उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसीलिए बार बार मैं एक टर्म का यूज कर रहा हूँ जिसको बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बस केवल हमारे पास बात ये है कि जो वो चार्ज है वो यूनिट कूलम का है। कितने कूलम का है? यूनिट कूलम का। बहरहाल अभी हमारे पास जो बात हो रही है, हमने यहाँ पर इस तरीके से एक स्केलर फॉर्मूला डेवलप किया कूलम्स का, F इक्वल में 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बेसिकली अभी मैं बात ये कर रहा था कि भाई मेरे पास जो फोर्स कांस्टेंट था स्मॉल के, जिसको बोला कूलम्स फोर्स कांस्टेंट एंड आल्सो नोन एज फोर्स कांस्टेंट, इसको हमने स्मॉल के बोला और फॉर एयर के लिए इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुई। तो यहाँ पे भाई एप्सिलॉन नॉट क्या फिजिकली सिग्निफिकेंस करता है, तो हम लोगों ने ये बताया कि ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी भी, अगर तुमने कहीं पे भी किसी मीडियम में, अभी तो एयर की बात हो रही है, एयर के लिए कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन जब मीडियम आएगा, जैसे कि भी सेकंड केस दिखने आ रहे हैं, अगर हमारे पास मीडियम आएगा तो उस सिचुएशन पे क्या होगा कि भाई मीडियम पे भी एटम्स होते हैं। और एटम्स क्या है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये एटम है, तो ये एटम की बात करें, सब्सटेंस में एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, मान लो कि इसको तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया, सो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से डेवलप हो जाएगी। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस हमारे पास इस तरीके से और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन इससे दूर होगा तो कोई इफेक्ट नहीं, पास आएगा तो क्या डेवलप होगा? अट्रैक्शन। और इस तरीके से जो न्यूक्लियस है, ये जो भी आप न्यूक्लियस सर्कुलर शेप का देख रहा हो, इट गेट्स डिफॉर्म, ये डिफॉर्म होने लगता है। दैट्स मीन कि इलेक्ट्रॉन इस साइड और पॉजिटिव चार्ज इस साइड और इस तरीके से डिफॉर्म हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और वो इलेक्ट्रिक जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को बोल रहे हैं कि ये भाई क्या है, अपोजिंग नेचर को बता रहा है। तो ये इंटरनल जो डेवलप हो रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं वो एप्सिलॉन है। अगर एयर की बात हो रही है तो वो एयर के लिए हम लोग अप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नॉट, और अगर मीडियम के लिए किसी बात हो रही है तो एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली नॉट जो होता है ये वैक्यूम को बताता है, तो हम उसे क्या कर देंगे, उसे हम लोग सिंपली एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके एप्सिलॉन लिख देंगे। दैट्स मीन अगर हम लोग बात करेंगे फॉर एनी मीडियम, अगर किसी की भी मीडियम की बात करेंगे तो उस सिचुएशन पे हमारे पास ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और स्मॉल के इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन सिंपली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। तो बेसिकली हमारे पास ये पोर्शन था भाई कि हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है कि इलेक्ट्रिक मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना वो सब्सटेंस परमिट कर रहा है। अगर हम लोग फॉर मीडियम की बात कर रहे हैं तो अब एप्सिलॉन नॉट लिख करके हम लोग सिंपली एप्सिलॉन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन और होगा कि भाई ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस चीज़ें वेरिएशन में आएगी। देखो चीज़ों को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में पढ़ते हैं, और सिंपली चीज़ों को करने के लिए हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि दिस दैट ऑब्जेक्ट इज टालर, टालर किसके रिस्पेक्ट में? किसी के रिस्पेक्ट में ना। इसीलिए जो हमारे पास चीज़ें चल रही हैं वो हम लोग किसी ना किसी रिस्पेक्ट में बात करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी आती है कि सब्सटेंस टू सब्सटेंस कैसे वेरिएशन में लाएं। तो इसका मतलब है सिंपल सी बात कि किसी एक चीज़ को रेफरेंस लेना होगा, और वो हमारे पास रेफरेंस क्या है? एयर और वैक्यूम। दैट्स वाई यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ला रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के। ये अब मटेरियल की प्रॉपर्टी बताएगा। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एप्सिलॉन इक्वल में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के, वेयर के इक्वल में एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट्स मीन यहाँ पर जो के है भाई इसको बोला गया कि ये हमारे पास है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो पोलराइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ये अभी हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसीलिए अभी ज़्यादा चीज़ों को इंट्रोड्यूस करके आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली आप केवल ये समझो कि भाई केवल अगर हमारे पास एयर की बात हुई तो एयर को इस तरीके से हमने किया कि भाई स्मॉल की वैल्यू केवल 1/एप्सिलॉन नॉट होगी, कोई डाउट नहीं था। बाय डेफिनेशन बात करेंगे 10⁻⁻7 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर हो जाएगा, वेयर c इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैल्यू को पुट किया, देखा भाई अब कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, और ये न्यूमेरिक वैल्यू टॉर्सन बैलेंस के थ्रू किसने कैलकुलेट किया हुआ था? कूलम्ब्स में। दैट्स वाई बाय एक्सपेरिमेंट ये वैल्यू हो गई। तो सिंपली अगर कहीं पे भी अप्लाई मुझे करना है तो कूलम्ब्स फोर्स के लिए फार्मूला 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। फॉर अगर मीडियम टू मीडियम वेरिएशन में चीज़ें आ रही हैं तो मुझे भाई यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को अब देखना पड़ेगा, और स्मॉल के की वैल्यू चेंज हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई मैटर नहीं है, एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट, कोई मीडियम हुआ तो एप्सिलॉन हो गया। तो
साइलन इक्वल में एप्सिलॉन नॉट के किया। अब के वेरिएशन बताएगा कि एयर के रिस्पेक्ट में कोई भी सब्सटेंस कितना वेरिएशन में जा रहा है, दैट्स मीन के इक्वल में एफ बाय एप्सिलॉन नॉट। हियर the value of capital K, this is capital K and this one is small k, the value of capital K is dielectric constant and dielectric constant is defined as the ratio of electrical permittivity in medium, ये भाई हमारे पास मीडियम है, इसको मीडियम कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में वो मीडियम का कितनी, वो मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट होने दे रहा है। इट ऑल्सो नोन एज, आप देख रहे हो कि ये रिलेटिवली बात हो रही है, दैट्स मीन कि एप्सिलॉन आर, सो कैपिटल के मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो डिफाइंड एज द रिलेटिव परमिटिविटी, is also defined as the relative permittivity, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एप्सिलॉन नॉट की। ठीक उसी तरीके से जैसे भाई 10th क्लास में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा, सिलेबस चेंज होने के बाद 11th क्लास में भी देखा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेयरर है और कौन सा डेंसर है, तो उसी तरीके से यहाँ पे के ने इसको डिसाइड किया। हालांकि के को अभी दूसरे तरीके डिफाइन करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये 3 तरीके से डिफाइन होता है, अभी ये फर्स्ट टाइप है, अभी सेकंड टाइप से डिफाइन करेंगे और थर्ड टाइप में भी जाएंगे, वो हमारे पास कैपेसिटर का पार्ट होगा। सो कैपिटल के इज एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन एम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एप्सिलॉन एम थोड़ा सा मेंशन कर देना है, एप्सिलॉन एम इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो हमारे पास अब भाई नया फार्मूला आ गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग पिकअप करते हैं और यहाँ पे स्मॉल के था, स्मॉल के की इस वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, दैट्स मीन कि हमारे पास अब एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के। देखो बेसिकली यहाँ पे एप्सिलॉन हम लोग कर सकते थे, एप्सिलॉन कर दीजिए अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, बाद में फिर उसकी वैल्यू को हमें रखना पड़ेगा और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एंड दैट वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो बेसिकली यहाँ पर जो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है यहाँ पर जो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है इस फार्मूले को, बेसिकली वो वही का उसी का पार्ट था, लेकिन बस केवल ये है कि आपको कुछ चीज़ों को डिस्कस करना था, इसीलिए इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। पहला हमारे पास यहीं पे हो गया फॉर एयर एंड दिस वन इज फॉर वैक्यूम, ये हमारे पास हो गया केस फर्स्ट, करने की कोई नीड नहीं है, ये हो गया केस सेकेंड। ओवरऑल जो हमारे पास कूलम्ब लॉ का रिजल्ट आया वो हमारे पास ये आया कि the electrostatic force between two static point object is defined as F equal में 1/4 pi epsilon naught k Q1 Q2 by R square, where epsilon naught electrical permittivity of free space or vacuum and capital K is dielectric constant। तो हमारे पास बात ये आती है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करें, तो देखो भाई हम लोग बात करते हैं इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, एयर में बात कर रहे हैं तो भाई हमारे पास कैपिटल के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ओवरऑल कैपिटल के का ही गेम है। आपके सामने एक चार्ट है, डिफरेंट वैल्यूज, इसमें के की वैल्यू लिखी हुई है, एयर के लिए हमारे पास 1 है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर माइका सीट के लिए बात कर रहे हैं तो वेरिएशन में आता है 6, 7, 8 ऐसा भी हो सकता है माइका सीट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। इसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं वाटर के लिए तो इसकी वैल्यू 81 होती है, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं मेटल्स के लिए, गुड कंडक्टर अगर हमारे पास मेटल्स है तो उसके लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये चार्ट जो आपके सामने है वो देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर की बात कर रहे हैं तो भाई हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगेन अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम,
भाई मीडियम क्या है, अब हम लोग यहाँ पे बार बार एप्सिलॉन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसके लिए हमारे पास उसकी वैल्यू कैपिटल के है। मीडियम जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के था, भाई यहाँ पे एयर के लिए के की वैल्यू 1, यहाँ पे मीडियम के लिए के, तो इसे हम बोल देंगे ये फोर्स है एफ एम। यहाँ पर देखो नॉट वैल्यू अप्लाई, नॉट अप्लाई कर देना है फिक्स में, जो आपको ये बता रहा है कि भाई एयर की बात होती है। तो एफ एम इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 अपॉन में R square. This equation is first and this one is second. Now if we are divide equation second to first, then we get Fm अपॉन में F नॉट। भाई अगर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप इसको रखोगे एप्सिलॉन नॉट, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका जो के है ये ऊपर चला जाएगा। दैट्स मीन कि हमारे पास भाई एक दूसरे तरीके से डिफाइन हो गया बोर्ड पे, जिस पे बेस ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक दूसरे तरीके से डिफाइन हुआ कि भाई तुमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करी थोड़ा जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर आपने बात करी, सो एफ एम अपॉन में एफ नॉट इक्वल में 1/k, दैट्स मीन के इक्वल में हमारे पास क्या हो जाएगा एफ नॉट बाय एफ एम। अब थोड़ा जरा हम लोग कैपिटल के फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी देख लेते हैं। देखो भाई कैपिटल के की अगर बात कर रहे हैं तो कैपिटल के क्या है आपका कैपिटल के हमारे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात कहूं कि मेरे पास जो भाई एक सब्सटेंस है, इसको हटा देना है, मेरे पास भाई एक सब्सटेंस है, हमने कैपिटल के को डिफाइन किया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एफ नॉट बाय एफ एम। मीन्स कि एक सब्सटेंस है हमारे पास जिसके लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मान लो कि वो वाटर है, वाटर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक सोचने वाली बात है कि अगर आपके पास ये एक हिंट पॉइंट है, कहने का मतलब मैंने इसमें 2 स्ट्रिंग्स लिए हुए और 2 स्ट्रिंग लेने के बाद मैंने क्या किया होगा, इन दोनों स्ट्रिंग को इस तरीके से रखा है। कभी काफ़ी सारे पॉपुलर न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक आपने एक पिथ बॉल या कोई भी सिंपली हमारे पास इस तरीके से एक बॉल ले लिया मेटालिक, आपने इसको मान लीजिए थ्रेड से या इसको चार्ज कर दिया किसी तरीके से, या इंसुलेटर है इसको आपने चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद होगा क्या कि भाई ये रिपल्सन मोड में आ जाएगा। अब रिपल्सन मोड में आ गया है, मान लो कि इस सिचुएशन पे जो हमारे पास फोर्स है वो एफ नॉट है, तो वो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। और अगर मान लो कि आपने यहाँ पर इनके बीच में एक माइका सीट इंसर्ट करा दी है, माइका सीट, या मान लीजिए कि आपने इसमें एक वाटर फिल कर दिया है, बीच में एक मीडिया ले लिया उसमें वाटर फिल कर दिया, या मान लीजिए आपने माइका सीट फिल कर दी है। चलिए अगर हम इसमें बात करते हैं माइका प्लेस कर देते हो, परेशान मत होइएगा, माइका सीट सिंपली एक हमारे पास सीट होती है, मटेरियल होता है, उसके बारे में बात करना है, काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे सीट को इंसर्ट कराओगे यहाँ पे, अब इसके लिए के की वैल्यू कितनी होती है भाई 6 होती है, नॉर्मल वैल्यू ले रहा हूँ 6 होती है। सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ को आपने प्लेस कर दिया है तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम नहीं होगा, सिंपल सी बात है वो कम होगा। और कितने टाइम्स कम हो जाएगा, मान लो इस सिचुएशन पे यहाँ पर 6 न्यूटन फोर्स वैल्यू आ रही थी, तो इस सिचुएशन पे जो फोर्स होगा वो एफ डैश होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। दैट्स मीन पहले जो आपको बॉल्स यहाँ पे ब्लू पोर्शन में दिखाई दे रही थी वो वहां ना दिखा करके ये कुछ इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये पास आ जाएंगे। क्यों पास आ जाएंगे, क्योंकि फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। और वो डिड्यूस कितनी हो जाएगी, बार बार वो कैलकुलेशन ना करना पड़े आपको, इसलिए डायरेक्ट इस रिलेशन का यूज करेंगे। दैट्स मीन फॉर माइका सीट के इक्वल में 6 हो गया, एफ नॉट की वैल्यू 6 है, एंड अगेन एफ एम, भाई के की वैल्यू हमारे पास माइका के लिए 6, एफ नॉट की वैल्यू वहां पे मेंशन कर दी है 6 न्यूटन, हेंस एफ एम हमें कैलकुलेट करना है। तो एफ एम हमारे पास क्या हो जाएगा, के इक्वल में फार्मूला है सिंपल सा भाई एफ नॉट बाई एफ एम, दैट्स मीन कि एफ एम विल बी इक्वल्स टू एफ नॉट बाई के, एंड एफ नॉट इज 6 एंड के इज आल्सो 6, कैंसिल आउट, मीन्स कि इस सिचुएशन पे जो फोर्स है भाई वो 1 न्यूटन का केवल अप्लाई होगा। क्लियर हो गई बात। दैट्स मीन कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के तुमको ये डिफाइन करता है, कैपिटल के इज डिफाइंड एज द डिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रेजेंस में हमारे पास
इन मीडियम द डिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम में, दैट्स मीन कि ये आपको ये बताता है कि मीडियम को जब आपने प्लेस किया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई है, रिड्यूस होकर की कितनी रह गई है। तो बार बार ये कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसीलिए उसको कैपिटल के बोलना है। तो क्लियर हो गई बात भाई, सिंपल सी बात है। आप देख रहे हो कि मटेरियल पे डिपेंडेंसी शो कर रहा है, दैट्स मीन क्या है कि अब हमें कोई ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि कभी आप वाटर को प्लेस करोगे, कभी आप माइका सीट रखोगे, कभी एयर रखोगे, तो बार बार फोर्सेज में वेरिएशन क्यों हो रहा है? ये फोर्सेज में वेरिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ क्या है वहां पे, मटेरियल, मीडियम है। अब मीडियम क्यों अपोज कर रहा है? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफॉर्म हो रहे होंगे, वो इंटरनल फील्ड डेवलप कर रहे हैं और जो एक्सटर्नल फील्ड का क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अपोज होने की वजह से यहाँ पर जो है एप्सिलॉन नॉट, दैट्स मीन सिंपली एप्सिलॉन, वो हमारे पास इनवर्स रिलेशन में आया है। दैट्स व्हाई एफ इक्वल में हमारे पास फाइनली फार्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में कुछ चीज़ों को हम लोग को देखा है। अभी एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल के को और अच्छे से डिफाइन करेंगे, जिसमें हम लोग कैपेसिटर को देखेंगे। तो भाई एप्सिलॉन और कैपिटल के में कोई हमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना ये परमिट कर रहा है। और अगर इन विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहा हो तो वो कैपिटल के आ जाएगा और कुछ नहीं। तो फाइनली इतनी कैलकुलेशन दुनिया भर की चीजें ना करनी पड़े, केवल और केवल कैपिटल के आपको दे दिया जाएगा। इसीलिए जो मैंने आपसे सीट बोली, जो भी आप अपने फील्ड में देखा होगा आपने, तो वो जो कैपिटल के है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, वो आपको यही बता रहा है कि कैपिटल के की जिसके लिए जो जो वैल्यू होगी वो इतना डिड्यूस कर देगा। अगर आपने लिया हुआ है वहां पर वाटर 81 जिसके लिए के की वैल्यू है, तो 81 टाइम्स वो वैल्यू को डिड्यूस कर देगा, फोर्स की वैल्यू 81 टाइम्स कम हो जाएगी। इतनी बात क्लियर अप हो गई। तो नॉर्मल देखा हम लोगों ने स्केलर फॉर्म को, और स्केलर फॉर्म में कुछ टर्म्स है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ में हमारे पास एक वैल्यू और आई, वो हमारे पास क्या आई, कैपिटल के। दोनों को अच्छे से डिफाइन किया। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, छोटा सा पार्ट आता है, इसीलिए उसको हम लोगों ने अलग बिल्कुल कर दिया है। बाय डेफिनेशन, बाय एक्सपेरिमेंट, दोनों को इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। तो मूव करते हैं हम लोग अपने आगे के लेक्चर में।